नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके साथ आप देख रहे हैं तारकिशोर प्रसाद को, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जिन्होंने अभी अभी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर 2020 में एनडीए की सरकार और 2000 से लेकर 2005, 10, 15 में दूसरी बार और उसके बाद 17 में और फिर एक बार 2020 में नीतीश कुमार बन गए हैं मुख्यमंत्री बिहार। 7वीं बार उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और इस बार एनडीए की वो सरकार बना रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां बहुत बदली हुई हैं। हालांकि देखिए, जब पिछली बार भी चुनाव जीते थे तो महागठबंधन में इनका अलायंस था आरजेडी के साथ। तब भी आरजेडी बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद देना पड़ा था तेजस्वी यादव को। तब भी ये सेकंड नंबर की पार्टी थे और एक बार फिर 2020 में जब सरकार बन रही है तो सेकंड नंबर की पार्टी है। लेकिन इस बार फासला बहुत ज्यादा है, 31 लोगों का, 31 विधायकों का, और ऐसे में 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होना सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हो रही है। साल 2000 में दाढ़ी काली हुआ करती थी जब, तब की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और आज की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रभु जी, बहुत सारे लोग आपकी दाढ़ी का भी राज पूछ रहे हैं। उनके बाल भी सफ़ेद हो गए 2005 के मुकाबले में जी, तो उम्र के साथ में थोड़ी उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़ गई है। परंतु आज की कैबिनेट में देखेंगे उनकी माइनॉरिटी है कैबिनेट, वीआईपी तो बीजेपी के कोटे में सारा सामान सफेद दाढ़ी से ही बढ़ता है। अब दाढ़ी की तो जयकार क्या होगा, क्योंकि दाढ़ी की जयकार आप भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं सबके। लेकिन प्रभु जी, जो अंजना जिक्र कर रही है रेणु देवी का, कमला हैरिस शपथ लेते हैं तो हिंदुस्तान में खूब चर्चा होता है कि देखिए अमेरिका की कमला हैरिस शपथ ले रही है। नहीं, कोई नहीं, आज हम चर्चा कर रहे हैं। रेणु देवी 5 बार की एमएलए, दाढ़ी की गुणगान करने लगे तो मैंने आपको याद दिलाया कि रेणु देवी भी वहां पर मौजूद है। रेणु देवी की भी चर्चा होनी चाहिए और यही हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है। जब आप इस तरह की महिलाओं को, जिसको शायद बहुत ज्यादा कुछ दिनों पहले तक हम लोग नहीं जानते थे, जिनके बारे में हर किसी को पढ़ना पड़ता है, उनका अपना एक राजनीतिक सफर रहा है। 4थी बार वो चुनी है, सिर्फ 2015 में, वो भी चूंकि उस वक्त लहर थी महागठबंधन की, इसीलिए वो वहां से हारी थी अपनी सीट से 2000 वोटों से मात्र। लेकिन आज वो उप मुख्यमंत्री बन रही हैं तो पूरी चर्चा हो और सिर्फ सफेद दाढ़ी को ही मैच्योरिटी का पैमाना ना माना जाए। महिलाएं ऐसी जो लगातार हिंदुस्तान की राजनीति में परिस्थितियों के विपरीत जाकर अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, उन पर भी चर्चा कीजिए। आशुतोष जी, बहुत गलत हो रहा है। जिसकी सफेद दाढ़ी सिर्फ वही गंभीर होता है। हाँ, जिसके बाल सफेद, उसके बारे में आपने सोची मैंने कहा ना, नीतीश जी के बाल सफेद हैं। दाढ़ी की चर्चा की रोहित में बात है ना कमला हैरिस की बात से वजह कि कमला हैरिस, क्योंकि वहाँ न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन वाले, दिल्ली में बहुत हैं जो पढ़ते हैं, वहाँ पर तारीफ यहाँ के करते हैं। तो रेणु से उनको क्या पहचानना है? जो किसी अच्छे कॉलेज में नहीं गई होगी, किसी अच्छे स्कूल में नहीं होगी, अच्छी जाति से नहीं है। तो लिबरल जो हैं वो बाहर के लोगों को ज़्यादा जानते हैं। हिंदुस्तान के लिबरल जो हैं वो हिंदुस्तान के जो गरीब आदमी हैं उनको नहीं जानते हैं, उनके बारे में सुना नहीं है। ये जिम्मेदारी हम ही लोगों की है कि हम लोग कुछ बताएं उनके बारे में, इसीलिए चर्चा मैं बार बार उन पर ला रही हूँ। नोनिया समुदाय से आती है, अति पिछड़ा वर्ग है, लेकिन देखिए आज उनकी भूमिका, आज वो उप मुख्यमंत्री बन रही है। आशुतोष जी, बट एक बात ध्यान दीजिए कि बहुत वेटरन है वो बीजेपी अखिल भारतीय स्तर पर वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है। तो वो मतलब ऐसा नहीं कि पता नहीं ना, लिबरल अंग्रेजी पढ़ने वाले लिबरल को नहीं पता है कि वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, वो अच्छा काम करेंगी। कमला हैरिस अच्छी है क्योंकि हिंदुस्तान में उनकी माँ है, कभी उनकी हस्बैंड कौन है, फादर क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन इस बात का क्रेडिट बीजेपी को देना पड़ेगा कि आप जब पद्म पुरस्कार दे रहे हैं तो भी ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के ला रहे हैं जो अपने पद्मश्री, पद्म भूषण जो पहले ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, कहते हैं आप लुटियन, उनको मिलता था, उसमें भी शामिल हुई, ऐसी बात नहीं है। ये स्वीकारने में भी बहुत ताकत चाहिए। खुद ही स्वीकार रहे हैं कि लटिन जोन से जब लोगों को उठाकर इस तरह के पुरस्कार दिए जाते थे। आप तो लटिन जोन से कभी रहेंगे नहीं, वो तो दिल्ली वाले सब लुटिन वाले हैं। दिल्ली में लोग जितने सब लुटिन के हैं कि अगर मेजोरिटी देखेंगे आपकी पत्रकारों में, जितने पत्रकारों हैं उसमें, आशुतोष, जितने पत्रकारों को मिला सारे लुटिन के ही हैं। हाँ बिल्कुल, सुधांशु त्रिवेदी जो है वो लटिन देखिए बात कहाँ से निकली थी, रेणु देवी की चर्चा होनी थी लेकिन फिर वहीं पहुंच गए। तो ये इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सुधांशु जी जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि आज भाई दूज है तो बहनों ने जिताया इसीलिए, और बहनों ने जिताया इसीलिए प्रतिनिधित्व रेणु देवी को भी आज बहुत गंभीर रही है। देखिए, बहनों के लिए तो जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो चाहे चूल्हे की जगह के ऊपर लकड़ी का चूल्हा फूकती हुई बहनों के आंसू हो, अथवा जब आपने देखा कि रोगी के लिए आयुष्मान भारत योजना में केंद्र महिला को बनाया गया, इस प्रकार के जितने भी कार्य थे वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी ने और उस प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ाया
तो मैं तो मानता हूं एक और बात भी, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कि अपने संगठन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे रखा है। 1/3 हमारे पदाधिकारी महिलाओं सुधांशु जी एक बार आप पहली प्रतिक्रिया क्या प्रतिक्रिया होगी, फिर जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का निर्वहन करना है और क्या। सर नई टीम होगी इस बार, नया टीम है। बिल्कुल, हर बार कुछ न कुछ नयापन आता है। विल यू बी मिसिंग सुशील मोदी सर दिस टाइम? क्या कहेंगे? तो देख सकते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों पहुंचे हैं राजभवन में। जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम समाप्त हुआ है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई टी की व्यवस्था की गई है, उसमें शामिल होने के लिए। हम लोग से भी, हम लोग से क्यों नाराज है? हम लोग क्या किए? तो शायद सुशील मोदी कुछ बोलना नहीं चाह रहे, जिस पर सुजीत झा ने बताया कि बोलेंगे नहीं। कोई नाराजगी तो नहीं है, लेकिन आज सुशील मोदी कुछ बोलना नहीं चाह रहे। रामकृपाल सिंह को आप देख रहे हैं, देखिए ये तारकिशोर प्रसाद, यही होता है आउटगोइंग का चेहरा और इनकमिंग का जो चेहरे का फर्क होता है। एक बिना मतलब मास्क होने के हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से तालमेल होगा। तालमेल है, इसलिए ना हम लोग साथ सरकार बनाए। जी, किस तरीके से काम करेंगे, एजेंडा क्या होगा? वो सब चलिए, फिर मंत्रिमंडल विभाग को बंटने दीजिए, फिर तब और बात करेंगे। महिला को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है बीजेपी का, ये अच्छा कदम है आपको लगता है? हाँ, निश्चित रूप से अच्छा कदम है। महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं तो तो एक बताइए क्या आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या आपकी पसंद है, ये तो बताइए। देखिए, हम जिम्मेवारी बड़े बखूबी निभाएंगे। जो भी जिम्मेवारी सरकार के द्वारा दी जाएगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस जिम्मेवारी को सत्य निष्ठा के साथ 100% जमीन पे उतारने का प्रयास करेंगे। इसी पर ज्यादा आपका ध्यान रहेगा क्या? कुछ अभी हम लोग कैसे करें, ये सारा प्रोगेटिव हमारे मुख्यमंत्री जी का है। क्या दें, जो चीज देंगे सब चीज की हम निष्ठा। मेवालाल जी कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होने के। चलिए, तो ये थे मेवालाल चौधरी। सारी चीजें होगी। एजेंडा क्या आपको पता ही है, बिहार को और बेहतर करेंगे जी, यही एजेंडा है। धन्यवाद। तो तारकिशोर जी उप मुख्यमंत्री, और उम्मीद थी कि बनिएगा इतना जल्दी, दूसरा टर्म है आपका। पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्णय है, जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करेंगे। अच्छा, तो उस्मानी को हराने का तो नहीं आपको इनाम मिला है? उस्मानी को जाले की महान जनता ने हराया है, हम तो पार्टी के टिकटार्थी थे वहां से, तो जाले की महान जनता का आभार आपके माध्यम से प्रकट करते हैं। आपको लगता है कि इस बार मिथिलांचल ने जितना दिया है एनडीए को, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व? निश्चित रूप से मिथिलांचल ने जो दिया उसका प्रतिनिधित्व मिथिलांचल को मिला है। बिल्कुल। जीवेश कुमार जो कि जाले से जीते हैं चुनाव, दरभंगा के जाले से। तो मिथिलांचल का कितना प्रतिनिधित्व है उसका जिक्र पहले भी हम लोग कर रहे थे, और एक बार फिर से वो सामने आ रहा है। एक के बाद एक आपको पाग पहने कई मिथिलांचल के ऐसे विधायक जिन्हें मंत्री पद की आज शपथ ली है। नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार चेहरा हम आपको दिखाएंगे। सुशील कुमार मोदी का एक तरफ और दूसरी तरफ तारकिशोर प्रसाद का मास्क लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आंखों से मुस्कान एक की कोई नहीं जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं और वहां से अमित शाह गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष भी निकल चुके हैं। क्या है इसी का इनाम के स्वरूप आपको उप मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, ये तो स्नेह और प्यार हमारे बड़े भाइयों का है, और इस कारण से सभी लोग, हम सभी एक वर्कर हैं, एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो उसे काम करने के हमेशा कार्यकर्ता के रूप में ही रहता है। और जो जिम्मेदारी है हम सभी लोगों का, जो कि बिहार का विकास हम कर सके, और बिहार के विकास के लिए हर संभव हम करेंगे। नीतीश कुमार के साथ काम करना है आपको? मुझे मैं तो काम कर चुकी हूँ ना, इसके पहले भी मैं कला संस्कृति मंत्री थी। बड़े भाई हैं, बड़े भाई के साथ काम करने का क्या अंतर पड़ता है? छोटी बहन तो हमेशा बहन होती है,
और काम करने का रहता है, हक से मांगती भी है। भाई बहन से विकास होगा, भाई बहन का निश्चित भैया दूज के अवसर पर सभी भाइयों से बिहार के विकास के लिए हम काम करेंगे। चलिए, तो बेतिया से रेणु कमला हैरिस में वो मिट्टी की खुशबू मिलेगी। आप देखिए जमीन से जुड़ी हुई हैं और कितना हम्बल जिसे कहा जाता है। कल भी मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, बहुत प्रेम से, बहुत ही सद्भाव से बातचीत कर रही थी। बहुत सद्भाव से। सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार इनकी पार्टी के नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सुशील कुमार मोदी दोनों को लेकर जिस अपनापन से बातचीत कर रही थी वो बहुत अच्छा लगता है। गठबंधन के दायरों को समझना, उसके अंदर रहकर बात करना सम्मान के साथ। वही मैंने कहा, ये मिट्टी की खुशबू आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आज रेणु देवी में आप देख रहे हैं। इनको बोलते हैं संस्कार। संस्कार भारती। मैंने किसी मुझे आप प्रभु जी का समझ नहीं आ रहा है, आप कटाक्ष कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखिए रेणु देवी ने एक नए तरीके से अपनी एक भूमिका के साथ, प्रभु जी आप देखिए, जब ये तस्वीर आप देखते हैं मुख्यमंत्री और बतौर दो मुख्यमंत्री, तो रेणु देवी का वहां तक पहुंचना हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है। इस तरह की महिलाएं भी जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हैं, इस पद तक पहुंच रही हैं अपने बलबूते। सुधांशु कह रहे थे ना कि महिलाओं के प्रति जब से मोदी जी आए हैं, तो देखो सिंबॉलिक नहीं कह सकते हम, पर ये जो बनी है रेणु देवी, जो चुनाव जीत करके आई है, डेमोक्रेटिक तरीके से आई है, पर मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान को महिला डिफेंस मिनिस्टर दी, पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर दी। हालांकि वो चुनाव जीत के नहीं आई, पर उनको दोबारा ना उन्होंने दिया कि मैसेज कि हम बना सकते हैं किसी को भी। महिलाओं के प्रति उनका जो है कि महिलाओं को, हालांकि पार्टी के अंदर 33% कोटा नहीं दिया, MLA पास नहीं किया रेजोल्यूशन, परंतु वो उनको लगता है कि जहां पर भी महिलाएं मिल सकती हैं, जिनके अंदर क्योंकि इस बार कुछ समीकरण बदले हुए हैं। ये चुनौतियां हैं, हमेशा किसी भी सरकार में मंत्री के रूप में रहिएगा तो अगर आपको परफॉर्म करना है तो चुनौतियां हैं। और चुनौतियां तो नीतीश जी तो ऐसे ही बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, तो उनके साथ तो काम करना चुनौतीपूर्ण ही है। बड़े भाई छोटे भाई की जब क्या होगा, जब बड़ा छोटा ये नैरेटिव किया जाता है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव बार बार किया जाता है कि छोटा। एनडीए ने चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा था और एनडीए को बहुमत मिला है, सिंपल। अब उसमें आप माइक्रो डिटेल में जाइएगा तो फिर बहुत सी बातें आती है। अब ठीक है, हमारे खिलाफ में लोग थे जो हमको हराने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको आगे भविष्य में कैसे हम लोग निपटेंगे उसको देखा जाएगा। मोदी की कमी खलेगी सरकार में नहीं है तो देखिए, ऐसा है कि सुशील मोदी एज ए लीडर ही इज एक्सीलेंट पर्सन, और 15 साल में अगर बिहार का विकास हुआ है उसमें सुशील मोदी जी की भी बड़ी भूमिका है। 3.3 के विकास दर से अगर 12.8 बिहार आया है तो बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर ही ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड, और एज ए लीडर ही इज अ वेरी फैबुलस पर्सन। और हमने तो उनको एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट भी देखा है, जब वो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे। एक कार्यक्रम में मैं गया था, उन्होंने वहां पर उनका भाषण उन्होंने दिया था, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे कलकत्ता में किसी बैंकिंग उस पर भाषण देना था। क्या प्रिपरेशन था, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। हमको लगता है कि इस प्रदेश में दूसरा सुशील मोदी नहीं कोई हो सकता। 5 साल कोई दिक्कत नहीं होगी सरकार चलाने? नहीं, क्यों दिक्कत क्यों होगी, इसके पहले भी इसी तरह का मैंडेट था। तो अशोक चौधरी मंत्री बने हैं नीतीश सरकार में एक बार, तो अशोक चौधरी भी कहते देखिए, नीतीश कुमार जो ये कह रहे हैं कि हर बार एक नया मौका मिलता है, नीतीश कुमार ये कह रहे थे बातचीत। श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनाकांक्षा एवं एनडीए के 19 लाख नौकरी रोजगार पढ़ाई को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चलना है तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे, और हमें बहुत खुशी है कि 15 साल का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक अनुभव है और उनके हाथ के नीचे काम करने का मौका मिला है, तो बेहतर काम करेंगे। अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया, ये कहे कि भाई मैंडेट मेरे पास था, डकैती है। नहीं, वो कहीं ना कहीं एक विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार के 12 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। बिहार के 12 करोड़ जनता का जनादेश एनडीए के साथ है और उनको कहीं ना कहीं इसको स्वीकार करना चाहिए। इस जगह पे राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12 करोड़ जनता का आस्था है एनडीए। फिर रहेगी सरकार 5 साल, क्योंकि मैंडेट है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो सरकार अस्थिर हो जाएगी। कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, बहुमत से हम लोग आगे हैं और मजबूती से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चलेगा।
तो मुकेश सहनी को आप जो कि वीआईपी के हैं वो भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उनको सुन रहे थे। इस बीच आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई देते हुए एनडीए के बारे में लिखा है कि एनडीए का परिवार एकजुट होकर विकास के लिए बिहार में काम करेगा। गृह मंत्री अमित शाह और ये तस्वीर मुझे लगा यहाँ पर उनके साथ सुशील कुमार मोदी भी वहां पर मौजूद है। नीतीश कुमार थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा है क्या यहाँ पर? कैमरे में देखना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है ना, हालांकि उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये जोड़ी कही जाती थी कि बिहार में सक्सेसफुल जोड़ी, लेकिन अलग होना और उसकी वजह बहुत ज्यादा करीब हो जाना बताया जाता है। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार, क्या इस बार समीकरण कोई बदले हैं? आप लोग बड़े अब हो गए हैं, जेडीयू छोटी हो गई है। नहीं, ऐसे कोई छोटे बड़े का नहीं होता। नीतीश जी हमारे नेता है, वो हमारे मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में सरकार बहुत मजबूती से चलेगी। 5 साल चलेगी पूरा सरकार? पूरी 5 साल चलेगी, अच्छे से चलेगी। चलिए बात तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ बता रहे हैं कि 5 साल सरकार चलेगी, कोई इसमें दिक्कत जो है वो नहीं। मनोनीत होने पर बधाई दी है तेजस्वी यादव को। देखिए, तो विपक्ष के नेता तो जाहिर सी बात वो अपनी तरीके से कटाक्ष भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, लेकिन मेरा करना चाहिए था आपको लगता है? मेरा मानना यह है कि तेजस्वी यादव को पूरे ग्रेस के साथ इस समारोह में आना चाहिए। अपना जो आपको अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना है, अपनी जो नाराजगी दर्ज करानी है, वो बिल्कुल अलग चीज होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आज वो मुख्यमंत्री हैं तो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनको भी विपक्ष के नेता के तौर पर एक अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। वो सारी चीजें अलग होती है, लेकिन कुछ चीज प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत अच्छी स्पिरिट में किया गया फैसला। कटाक्ष करना अपनी जगह है, कटाक्ष करना अच्छे है, उनका हक बनता है ओबीसी के लीडर है। पर सवाल है, जो आशुतोष ने बात कही है कि अगर जीत नहीं हुई, अगर थोड़े 48,000 वोटों से पीछे रह गए तो आपको होना चाहिए, वहाँ आना चाहिए। उनका कद बढ़ जाता ना, जाकर के उन्होंने जो जीत की है उसमें थोड़ा सा कमी आ गई है। उनका जो ग्लिटर था वो थोड़ा सा हट गया। ऐसे वक्त पर प्रभु जी जब लग रहा था कि उनमें एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी है, बाकी जो विरासत वाली पॉलिटिक्स करने वाले लड़के हैं उनसे वो तो बिहार के अंदर जैसे लगता था कि अब बड़े नेता बनने वाले हैं, जिस चरम सीमा पर पहुंचने वाले थे, वो ये ना करके उन्होंने ना जा करके अपने कद को छोटा किया है। उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, जाकर के उनको वहाँ पर धन्यवाद भी करना चाहिए था, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम विरोधी दल की एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम करेंगे। ये सब दिखाना चाहिए था। बिहार के अंदर एक नया शुरुआत हुआ है, उसके अंदर तेजस्वी एज उनके साथ है, 31 साल के हैं, बड़ी लंबी उम्र की पड़ी है, तो अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से उनको अपना कद बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए था। ये गलत किया। राजनीतिक परिपक्वता का एक हिस्सा ये भी होता है कि आप ईगो नहीं रखते हैं, जीत या हार उसके बाद मिलना, एक दूसरे का अभिनंदन करना। और ये तस्वीर काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें कुछ लम्हों के लिए एकदम आमने सामने नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी होते हैं और उसके बाद हल्की सी बात करके नीतीश कुमार रुकते हैं उनसे बात करने के लिए और फिर साथ दोनों आगे बढ़ते हैं। जोड़ी बहुत इन दोनों की मानी जाती है वहां पर, लेकिन कहीं यही तो नहीं भारी पड़ गया। इस तरह का भी आकलन इस बात का किया जा रहा है, सुशील कुमार मोदी को दिल्ली अगर लाने का वाकई फैसला हुआ है और उप मुख्यमंत्री वहां पर 2 अन्य लोगों को, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बनाया गया है, तो उसके पीछे की क्या वजह है? जल्दी से आशुतोष जी, मैं आ रही हूं, सभी मेहमान जुड़ रहे हैं। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी और मुझे लगता है कि बिहार एक मॉडल अपने आप में था, बहुत अच्छा मॉडल था। हाँ। कि वहां बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड लंबे समय तक रहने के बाद भी सरकार में फ्रिक्शन बहुत कम हुए। हाँ। और जब भी किसी नेता ने, बीजेपी के नेता ने कोई टिप्पणी की है तो सुशील कुमार मोदी आगे आए हैं, उन्होंने बाकायदा डिफेंड किया। आपको याद होगा कि अभी पिछले 6-7-8 महीने पहले जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने अटैक किया, जिस तरीके से बीजेपी के दूसरे नेताओं ने अटैक किया, हाँ। सुशील मोदी हमेशा एक मॉडरेटर की भूमिका में रहे और हमेशा बड़ी मजबूती के साथ उस गठबंधन धर्म को निभाया। तो ये एक अच्छा मॉडल है अपने आप में। अब ये इस गठबंधन का मॉडल आगे भी कामयाब रहता है या नहीं रहता, यह बहुत कुछ तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी के अपने कार्यकलाप पर निर्भर करता है। ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से एक क्विक कमेंट इस पर, जोड़ी क्यों तोड़ी? देखिए, यहाँ जोड़ी तोड़ने जैसा कोई विषय नहीं है। भाजपा में दायित्व का परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया। आप याद करिए 1996 में जब सुशील कुमार मोदी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, तब बिहार के कितने वरिष्ठ नेता थे। कैलाशपति मिश्रा जी जो जनसंघ के जमाने से बिहार में भाजपा के स्तंभ थे, ताराकांत झा जी थे और अश्विनी कुमार जी थे। इन सब लोगों के स्थान पर युवा नेता के रूप में सुशील मोदी जी को स्थान दिया गया था। आज एक दूसरा दायित्व परिवर्तन है और पार्टी तय करेगी वो किस भूमिका में रहेंगे। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई हमारे यहाँ ये होता है कि इसको तोड़ा, इसको बनाया, इसको गिराया, अथवा
इसी के परिवार का है इसलिए इसको विरासत में दे दिया। या आपने देखा जो मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ है उसमें योग्यता, अनुभव, संगठन, निष्ठा, सब प्रकार, छवि, सभी चीजों का जितना समुचित संतुलन दिखाई पड़ा है मेरे विचार से वो बहुत ही प्रशंसनीय। ठीक है, सुधांशु जी एक सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद मृत्युंजय जी आ रही हूँ आपके पास। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कल जब चुनाव हुआ था नेता का तो बीजेपी की तरफ से राजनाथ जी गए थे वहां पर, उन्होंने वहां सबसे ज्यादा रैलियां भी की और वहां सक्सेस भी बहुत ज्यादा मिली, परंतु कई बार देखा कि जो चुनाव नेता के करवाते हैं वही नेता बार बार स्विंग सेरेमनी में भी जाते हैं। आज राजनाथ जी वहां दिखाई नहीं दिए और बाकी लोग जो कल थे वो भी दिखाई नहीं दिए और अमित शाह जी चले गए, तो इसके पीछे क्या एक प्रशासनिक कारण है या कोई राजनीतिक कारण है? देखिए, बहुत सारे प्रशासनिक कारण भी रहते हैं, क्योंकि जब कल राजनाथ जी गए थे तो उन्होंने नेता के चुनाव की भूमिका अदा की। अब आज शपथ ग्रहण में कोई ना कोई वरिष्ठ व्यक्ति सरकार से जाना चाहिए था, वरिष्ठतम नेताओं में से अमित शाह जी गए। तो हमारे यहाँ ये भी है मोदी जी की सरकार में कि सबको अपना अपना कार्य भी करते रहना है और वहां पर जो हमें अपनी एक प्रतीकात्मक उपस्थिति दर्ज करानी है कि सरकार का उच्च स्तर से प्रतिनिधित्व रहे, तो आप देखिए कि नेता के चयन में भी रहा और शपथ ग्रहण में भी रहा। ठीक है।